नमस्कार दोस्तों, केजन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज 6 जनवरी 2025 है। कल यानी 5 जनवरी 2025 को केमिस्ट्री का टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट था और आज हम लोग इस टेस्ट को डिस्कस करेंगे। पहले टेस्ट में शुरू के स्टार्टिंग के बोर्ड के 2 चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के। नंबर 1 सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, आज से हम लोग जितने भी हमारे टेस्ट सीरीज के टेस्ट होंगे उन सभी का एक वीडियो लेक्चर के माध्यम से डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं और उम्मीद है सभी स्टूडेंट जो 2025 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो केमिस्ट्री की इस टेस्ट सीरीज का सभी फायदा उठाएंगे और एक एक करके जितने भी टेस्ट होंगे, अप्रोक्सीमेटली 7 टेस्ट हमने इस टेस्ट सीरीज के अंदर रखे हैं। तो सभी टेस्ट के जो वीडियो लेक्चर्स है वो आपको प्रोवाइड होंगे और 1 बाय 1 हम लोग एक एक टेस्ट को डिस्कस करते जाएंगे। आज का जो हमारा पहला टेस्ट है इसमें 2 चैप्टर हमने कवर किए हुए। नंबर 1 सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। टेस्ट का पूरा जो पैटर्न है वो बिल्कुल रिसेंट, बिल्कुल न्यू पैटर्न पर है सीबीएसई बोर्ड के। तो जितने भी इसमें क्वेश्चंस हमने डाले हैं वो बिल्कुल बोर्ड के फॉर्मेट पर डाले हैं। इसके अंदर कुछ PYQ भी आपको मिलेंगे और टेस्ट का पूरा पैटर्न सीबीएसई के जो रिसेंट सिलेबस है, जो न्यू पैटर्न है उसके ऊपर बेस्ड है। तो चलिए हम लोग करते हैं शुरुआत। तो सभी स्टूडेंट ये टेस्ट की जो PDF है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी और हमारे YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये मिलेगी इसकी। तो PDF को डाउनलोड कर लेंगे और PDF को डाउनलोड करके जब भी आप इस लेक्चर को देखें तो अपने साथ में पेन और कॉपी रखें, जिससे कि अगर कोई क्वेश्चन, कोई पोर्शन आपको सोल्व करना हो, नोट करना हो तो उसे भी आप लोग आसानी से नोट कर सकें। हम लोग बहुत ही स्लो स्पीड से इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। इस टेस्ट के अंदर या जितने भी आने वाले टेस्ट होंगे उन सभी के अंदर सेक्शन वाइज टोटल 5 सेक्शन हमने डाले हैं। MCQs, असरेशन रीजन्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो बिल्कुल सीबीएसई के न्यू पैटर्न पर बेस्ड है। तो चलिए हम लोग करते हैं शुरुआत। सबसे पहले आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं यहां पर सेक्शन A। सेक्शन A में टोटल 16 क्वेश्चन है। उन 16 क्वेश्चन में से स्टार्टिंग वाले 12 क्वेश्चन MCQs है, ऑब्जेक्टिव टाइप है और उनमें से 4 क्वेश्चन असरेशन रीजन है, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड के पेपर में क्लास 12th में आएंगे। ओके, तो 1 बाय 1 हम लोग टेस्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेक्शन A की। सेक्शन A में अगर हम ध्यान से देखें तो सेक्शन A में ये हमारा सेक्शन A है। इसके अंदर 16 क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले हैं, मतलब MCQ प्लस असरेशन रीजन्स। 2 चैप्टर कवर है इसके अंदर, एक सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का और सेकंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, बहुत ही आसान NCERT बेस्ड क्वेश्चन है और पिछले कुछ सालों में बोर्ड में आ भी रखा है। क्वेश्चन क्या है? लिखा है कि द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द मोलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर एंड प्रोटीन्स। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। नंबर 1 लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, नंबर 2 एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, नंबर 3 डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड नंबर 4 ऑस्मोटिक प्रेशर। उन चारों में से जो ऑस्मोटिक प्रेशर है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है मोलिकुलर मास कैलकुलेट करने के लिए, मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन। ओके,
तो इसका सीधा आंसर आपको दे रखा है नंबर 1, इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ गए बात को? अब ये बात बिल्कुल एनसीईआरटी में उसके पैराग्राफ में जहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर का जो आपको टॉपिक दे रखा है बिल्कुल क्लियर कट बोल्ड करके लिख रखी है कि मैक्रोमोलिक्यूल लाइक प्रोटीन का जब हम लोग मोलिकुलर मास फाइंड आउट करते हैं तो मोलिकुलर मास कैलकुलेट करने में ऑस्मोटिक प्रेशर को यूज किया जाता है। थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन है और बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है। बात हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सॉल्यूशन वाले चैप्टर पर है। लिखा है लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ द पीपल। लिखा हुआ है कि ब्लड के अंदर और टिश्यू के अंदर अगर लो कंसंट्रेशन की बात करें तो कह रहे कि जब हाई एल्टीट्यूड पर, जैसे हिल्स पर हम लोग जाते हैं घूमने के लिए, जैसे लेह लद्दाख कुल्लू मनाली साइड हम लोग जाते हैं, तो ऐसा फील होता है कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर कम हो गई, हमारे ब्लड के अंदर और टिश्यूज के अंदर, जिसकी वजह से सफोकेशन, सांस लेने में प्रॉब्लम, जैसे कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे हमारी सांस फूल गई हो। इस सिंपल लैंग्वेज में हम लोग इसे बोल सकते हैं। तो कह रहे किस वजह से होता है ये? पहला आंसर दे रखा है हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर का नहीं, हाइट पर जाने पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। सेकंड है इसका ऑप्शन लो टेम्परेचर, ये भी नहीं है इसका आंसर। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देखिए आंसर तो इसका यही है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाइट पर जाने पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कम हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जितने प्रेशर से ब्लड के अंदर डिसॉल्व होनी चाहिए उतने प्रेशर से ब्लड के अंदर डिसॉल्व नहीं हो पाती। इसीलिए कुछ टाइम बाद हमें ऑक्सीजन की कमी महसूस देने लगती है और जिसकी वजह से मतलब पूरी बॉडी के अंदर फटीग वाली कंडीशन आ जाती है। ठीक है, एनोक्सिया, हेडेक, इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये भी सोलिबिलिटी एक टॉपिक है इस चैप्टर का, उस टॉपिक के अंदर ये कवर्ड है। हेनरी लो आप लोगों ने पढ़ा होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान सिंपल क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। केमिस्ट्री में आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़े होंगे, गैल्वेनिक सेल वगैरह, उसके एग्जाम्पल है। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रेडॉक्स रिएक्शन होती है वो ये दे रखी है इन्होंने। अब इस रेडॉक्स रिएक्शन में इन्होंने ये कहा कि इस रेडॉक्स रिएक्शन को सेल की फॉर्म में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, 4 ऑप्शन है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम इसका सेल रिप्रेजेंटेशन करें तो ये जो डबल लाइन है इसे तो हम लोग बोलते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन में सॉल्ट ब्रिज, ये इंडिकेट करता है सॉल्ट ब्रिज को, तो आप इसे मानेंगे सॉल्ट ब्रिज। ओके, सॉल्ट ब्रिज के इस साइड मतलब लेफ्ट साइड, सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन फिनोमिना हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इस रिएक्शन में Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 में, तो ये वाला फिनोमिना हम लोग यहां नोट करेंगे Zn/Zn+2। ओके, उसके बाद Ag+ कन्वर्ट हो रहा है Ag में। इसके राइट साइड हम लोग रिडक्शन का फिनोमिना दिखाएंगे जिसमें Ag+/Ag। ओके, तो इस रिडॉक्स रिएक्शन को अगर हम सेल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो इसे हम लोग सेल की फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, बीच में डबल लाइन दिखाएंगे। इस डबल लाइन को हम लोग बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के इस साइड मतलब लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन का फिनोमिना होगा
ये फिनोमिना इस साइड ऑक्सीडेशन का फिनोमिना है, और सोल्ट ब्रिज के इस साइड रिडक्शन नाम का फिनोमिना ऑपरेट करेंगे। तो इस रिएक्शन को हम ऐसे दिखाएंगे। अब आप देख सकते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ऐसा लगता है देखने से कि लास्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, गैल्वेनिक सेल के ऊपर है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आप लोगों ने पढ़े होंगे। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेस्ड है। इस क्वेश्चन में लिखा है डेल्टा जी नोट और ई नोट सेल, ये दो टर्म है नस्ट इक्वेशन के साथ में। कह रहे कि डेल्टा जी नोट और ई नोट सेल में से अगर हम ये कहें कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है कोई, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब जो रिएक्शन पॉसिबल होती है, जो रिएक्शन फिजिबल होती है, जो रिएक्शन कंप्लीट होने वाली होती है, उसे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अगर कोई रेडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो उस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नोट और ई नोट सेल का साइन कैसा होगा। ऑप्शन यहां पर दे रखे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव। देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें किसी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की, तो किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नोट गिब्स फ्री एनर्जी का साइन होगा नेगेटिव, और ई नोट सेल स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल, इसका साइन होगा पॉजिटिव। तो पहली बात तो ये जो दोनों टर्म हमें दे रखी है, इन टर्म में से डेल्टा जी नोट का साइन नेगेटिव आना चाहिए और ई नोट सेल का साइन आना चाहिए पॉजिटिव। ओके, तो पहले तो हम लोग अपना ऑप्शन कर लेते हैं सेलेक्ट। डेल्टा जी नोट नेगेटिव कहां पर है, देखो डेल्टा जी नोट की वैल्यू नेगेटिव और ई नोट सेल की वैल्यू पॉजिटिव रेस्पेक्टिवली। तो हमारा तो ऑप्शन है सी। ओके, लेकिन अगर बाय चांस आपको क्वेश्चन ये दे दे कि डेल्टा जी नोट और ई नोट सेल की वैल्यू नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए, एक तो होती है स्पॉन्टेनियस जो मैंने आपको बताई, जो बोर्ड में क्वेश्चन आ रखा है, एक है अगर नॉन स्पॉन्टेनियस हो मतलब इसकी अपोजिट, तो अपोजिट रिएक्शन के लिए, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए, नॉट पॉसिबल के लिए या नॉन फिजिबल के लिए इनके साइन रिवर्स हो जाएंगे। डेल्टा जी नोट हो जाएगा पॉजिटिव और ई नोट सेल हो जाएगा नेगेटिव। ओके, इसके इर्द गिर्द और भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि रिएक्शन दे रखी होती है आपको 4 रेडॉक्स, अगर एग्जाम में ऐसा दिया हो और पूछ लेंगे कि बताइए इनमें से कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या इनमें से कौन सी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। अगर स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल के बेस पर हमें देखनी है तो जिन रिएक्शन के लिए ई नोट सेल की वैल्यू पॉजिटिव है वो स्पॉन्टेनियस है, जिन रिएक्शन के लिए ई नोट सेल की वैल्यू नेगेटिव है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। और अगर ई नोट सेल की वैल्यू अगर 0 आ जाए तो वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पर होगी। ओके, तो हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस किए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 में एक हमें पोटेंशियल की कुछ वैल्यूज गिवन है। तो यहां पर पोटेंशियल की जो वैल्यू गिवन लिखा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक तो हमें कपल दे रखा है ये वाला Sn+k4 / Sn+k2, और सेकंड जो दे रखा है, अच्छा इसकी वैल्यू दे रखी है +k 0.15 वोल्ट। एक हमें दे रखा है Cr+k3 / Cr, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है इस कपल की -k 0.73 वोल्ट। हमें 2 पोटेंशियल गिवन है और दोनों के दोनों पोटेंशियल SRP है। SRP मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, 2 अलग अलग इलेक्ट्रोड के। ओके, हो सकता है आपको SOP दे दे। SOP मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्वेश्चन क्या पूछा है, these 2 couples are connected
टू मेक एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया गया, कहा द रेडॉक्स रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। रेडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी कब? जब सेल पोटेंशियल जो ई नोट सेल है वो होगा। तो बात स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की है और वैल्यू हमें निकालनी है ई नोट सेल। तो देखो, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 4 में कि अगर हम बात करते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो होती है उनके लिए ई नोट सेल की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। ओके, रही बात वैल्यू की, जो मैथमेटिकल वैल्यू है उसे हम लोग इन दोनों वैल्यू से सोल्व करके फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो हमें ई नोट सेल फाइंड आउट करना है। देखो हम लोग करते क्या है, अगर हमें दो पोटेंशियल गिवन हो और ई नोट सेल पता लगाना है तो कैसे पता लगाएंगे? देखिएगा, अगर हमें ई नोट सेल कैलकुलेट करना है तो इसके तरीके हमारे पास सोल्व करने के दो हैं। अगर दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल सेम दे रखे, सेम कैटेगरी के, सेम कैटेगरी मतलब दोनों के दोनों एसआरपी, ओके, या दोनों के दोनों एसओपी। ओके, जैसे फिलहाल अभी ये भी एसआरपी है और ये भी एसआरपी है, दोनों के दोनों पोटेंशियल एसआरपी के दे रखे हैं। अगर दोनों के दोनों पोटेंशियल हमें एसआरपी दे रखे हो तो क्या करना है? बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, सिंपली आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे ई नोट सेल। या दोनों के दोनों एसओपी दे रखे हो तो उस केस में भी बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, आंसर दोनों केस में सेम आएगा। लेकिन अगर एक कपल का पोटेंशियल एसओपी दे रखा हो और दूसरे का दे रखा हो एसआरपी, तो दोनों वैल्यू को आप लोग बिल्कुल सिस्टम के अकॉर्डिंग ऐड कर देंगे, बिल्कुल आप एल्जेब्रिक सम कर देंगे उसका। ओके, अभी क्योंकि हमें दोनों के दोनों वैल्यू एसआरपी दे रखी है, इसलिए क्या करेंगे? बड़ी वैल्यू तो आपके पास में ये है, ओके, और जी छोटी वैल्यू आपके पास में ये है, तो क्या करेंगे? 0.15 माइनस, ये माइनस की वैल्यू छोटी है, -0.73। जब आप इन दोनों वैल्यू को ऐड करोगे 0.15 माइनस इंटू माइनस प्लस 0.73, इन दोनों वैल्यूज को आप लोग जैसे ही ऐड करोगे तो यहां पर आंसर आएगा 8 और ये 8, प्लस की वैल्यू आई है 0.88। मैंने बताया स्पॉन्टेनियस अगर हमें पता लगाना है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए ई नोट सेल की वैल्यू क्या होगी, तो पहली बात तो हमारा आंसर आएगा पॉजिटिव। दूसरी बात, मैथमेटिकल वैल्यू को इस तरह से सोल्व करके हम लोग आंसर निकाल लेंगे, तो हमारा जो आंसर होगा यहां पर वो आंसर नंबर फर्स्ट होगा। ओके, मुझे उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 को ऐसे और इस तरह सोल्व करेंगे। हो सकता है कि इस बार जैसे अभी यहां पर हमें रिडक्शन की वैल्यू गिवन है, इस बार हमें ऑक्सीडेशन दे दे, या एक वैल्यू रिडक्शन की दे दे, एक वैल्यू ऑक्सीडेशन की दे दे, तो आप लोग इस तरह से करके आप लोग उसे सोल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, ध्यान से कर देखें आप लोग, देखिएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 6 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। लिखा है सॉल्यूशन ऑफ 2 इलेक्ट्रोलाइट्स X एंड Y आर डाइल्यूटेड। 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, एक X और एक Y, उन दोनों को डाइल्यूट किया गया। डाइल्यूट मींस उनके अंदर वाटर ऐड किया गया। जब भी हम लोग डाइल्यूशन की बात करेंगे, इट मींस उस सॉल्यूशन के अंदर हम लोग पानी को ऐड करेंगे, वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। ओके, इस तरह से बात है। कह रहे कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ X, जो X है उसकी मोलर कंडक्टिविटी 25 टाइम्स इंक्रीज हो रही है, जबकि Y की मोलर कंडक्टिविटी
1.5 टाइम्स इंक्रीज हो रही है। इन्होंने पूछा है विच वन इज स्ट्रोंगर इलेक्ट्रोलाइट, इनमें से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है। ठीक है, ये आप बता सकते हैं। देखिए इसका कॉन्सेप्ट ये है, अगर आप ध्यान से पढ़ें, अगर हम बात करेंगे एक्स की, एक्स को जैसे ही हमने डाइल्यूट किया, डाइल्यूशन ऑफ एक्स, ऐसे ही डाइल्यूशन ऑफ वाई, तो जैसे ही हमने एक्स को डाइल्यूट किया, लैम्डा एम मतलब मोलर कंडक्टिविटी एक्स की, वो इंक्रीज हो गई 25 टाइम्स, 25 गुना इंक्रीज हो गई। और वाई की कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी 1.5 टाइम्स इंक्रीज हो गई। ओके, एक्स की 25 टाइम्स और वाई की 1.5 टाइम्स इंक्रीज हो गई। हमें बताना है इन दोनों में से, इन दोनों में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है। देखिए कॉन्सेप्ट ये कहता है डाइल्यूशन करने पर अगर मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर फर्क पड़ता है तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रोलाइट वीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट एक्चुअली नॉर्मल कंडीशन पर 100% डिसोसिएट नहीं होते। जैसे जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन हम लोग करते जाते हैं, वाटर उसके अंदर ऐड करते जाते हैं, तो उनका डिसोसिएशन धीरे धीरे इंक्रीज होता है। वैल्यू इंक्रीज वीक इलेक्ट्रोलाइट की होगी, लैम्डा एम की। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो बिकॉज ऑलरेडी उतने ही डिसोसिएट होंगे जितने वो ओरिजिनली होने। डाइल्यूशन का असर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर पड़ता है लेकिन न के बराबर। डाइल्यूशन का असर जो पड़ता है वो पड़ता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर। तो इसका मतलब एक तो कॉन्सेप्ट ये कि अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डाइल्यूशन का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रोलाइट वीक है। और अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डाइल्यूशन का असर ना के बराबर पड़ रहा है, केवल 1.5 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है। तो पहली बात तो यहां पर जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जो कि इन्होंने पूछा है, वो यहां पर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, वो यहां पर वाई है। इस बात को हम लोग इस ग्राफ से भी देख सकते हैं। ये ग्राफ भी कई बार एग्जाम में आता है। हम अगर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर तो हम लोग ले लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी, और एक्स एक्सिस पर हम ले कंसंट्रेशन का रूट। ठीक है, डिबाई हकल इक्वेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती भी है। तो कहते हैं कि यहां पर हमें दो लाइनें मिलती है। एक तो लाइन मिलती है इस तरह की कर्व ऐसा, और एक लाइन हमें मिलती है कुछ ऐसी। ये दो लाइनें हमें इस बात को एक्सप्लेन करती है कि कंसंट्रेशन क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है वॉल्यूम के, या तो ये बोल दो कि हमने डाइल्यूशन किया, डाइल्यूशन करने का मतलब वॉल्यूम बढ़ाया, वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन को कम किया। ओके, दोनों में से कुछ भी आप लोग मान सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर हम इस लाइन की बात करें, ये लाइन इंडिकेट करती है हमें यहां पर किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को। यहां तो हम कहेंगे कि ये लाइन इंडिकेट करती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को, और ये वाली लाइन इंडिकेट करती है वीक इलेक्ट्रोलाइट को, वीक इलेक्ट्रोलाइट को। इसका मतलब इस लाइन में ये तो इंडिकेट करेगी वाई को और ये इंडिकेट करेगी एक्स को। आप देख लीजिएगा, क्योंकि लैम्डा एम की वैल्यू ऊपर जाने पर इंक्रीज और नीचे आने पर डिक्रीज। ये लाइन बिल्कुल लगभग लगभग इस लाइन के पैरेलल है, लगभग लगभग कह रहा हूं मैं आपको, हल्का सा डाउन है इसका जो लेवल है। इसका मतलब लैम्डा एम के ऊपर डाइल्यूशन का या फिर कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है अगर इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो इस ग्राफ को भी आपको कभी कभी ऐसा होता है कि ये ग्राफ दे देते हैं, इस ग्राफ में ये दो लाइनें आपको दे दी, लैम्डा एम और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ है। अगर यहां पर लिख दिया ए और यहां पर लिख दिया बी और पूछ लिया आपसे कि बताइए ए और बी किस चीज को इंडिकेट करते हैं, तो अगर यहां ए लिखा है तो ए इंडिकेट करेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को और बी इंडिकेट करेगा वीक इलेक्ट्रोलाइट को।
ओके, तो मुझे उम्मीद है आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अभी हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ओके, चलिए ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ही आसान है और ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। क्या लिखा है क्वेश्चन में? ए गैल्वेनिक सेल कैन बिहेव एज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखो, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि गैल्वेनिक सेल का मतलब क्या होता है। गैल्वेनिक सेल का मतलब होता है ऐसा कोई सेल जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। जैसे इन्वर्टर की बैटरी, जैसे टॉर्च की बैटरी, जैसे हमारे मोबाइल की बैटरी, ये सब गैल्वेनिक सेल के एग्जांपल है। ये दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। तो अगर केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी में तो उसका मतलब वो गैल्वेनिक सेल है। इसका उल्टा, अगर कोई सेल इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट कर रहा है केमिकल एनर्जी में, केमिकल प्रोड्यूस करने में इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो रही है, उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इन्होंने ये कहा अगर गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर दे तो उसमें जो दो तरह के पोटेंशियल होते हैं, ई सेल और ई एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब जो बाहर के सोर्स का पोटेंशियल है। तो देखो ध्यान से, बात हम लोग करते हैं गैल्वेनिक सेल की। हमने कहा ये तो है सेल का पोटेंशियल और हमने कहा ये है एक्सटर्नल सोर्स का पोटेंशियल। ओके, गैल्वेनिक सेल, क्योंकि गैल्वेनिक सेल से हम लोग एनर्जी लेते हैं, गैल्वेनिक सेल हमें एनर्जी देता है। जैसे मोबाइल के अंदर की बैटरी, जब मोबाइल के अंदर की बैटरी फुल्ली चार्ज हो तो उसका मतलब यह होगा कि मोबाइल की जो बैटरी है वो हमें एनर्जी देगी। ओके, इसका मतलब इंटरनल जो पोटेंशियल है वो ज्यादा है और एक्सटर्नल पोटेंशियल कम है उस केस में। ओके, तो अगर इंटरनल पोटेंशियल कम और एक्सटर्नल पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है, तो अगर ऐसा हुआ तो गैल्वेनिक सेल में क्या हो जाएगा कि जो सेल का पोटेंशियल है वो ज्यादा है और बाहर का पोटेंशियल कम है। अगर इसका रिवर्स हो जाएगा तो इसका रिवर्स हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, जिसमें ई सेल और ई एक्सटर्नल की बात करें तो इसमें साइन कुछ ऐसा हो जाएगा और इसका मतलब एक्सटर्नल पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा और इंटरनल कम। तो गैल्वेनिक सेल अगर रिवर्स हो जाए तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करेगा। उस केस में ई एक्सटर्नल की वैल्यू बड़ी होगी और ई सेल की वैल्यू छोटी हो जाएगी। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर लिखा है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करें तो क्वेश्चन नंबर 8 पर लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ें आप लोग, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन शुड हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट अगर हम लोग चेक करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, उसके लिए हमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज करना होता है। और एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट वाला फॉर्मूला होता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम और इंटू आई। डेल्टा टीबी को हम लोग बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, केबी को हम लोग बोलते हैं, केबी एक कांस्टेंट है सॉल्वेंट के लिए, किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए। केबी का मतलब होता है इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। एम यहां पर कंसंट्रेशन को इंडिकेट करता है, मोलैलिटी को इंडिकेट करता है, और आई यहां पर वांट ऑफ फैक्टर है जो कि एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है। आई की वैल्यू डिपेंड करती है किसी इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने बनेंगे। जब वो किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसोल्व किया जाएगा तो आफ्टर एसोसिएशन या फिर आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने बनेंगे। तो अगर मैं इन सभी सॉल्यूशन की बात करूं, इन सभी सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन की वैल्यू सबके अंदर सेम है। अगर कंसंट्रेशन की वैल्यू सबके अंदर सेम है तो इसका मतलब m की वैल्यू सबके लिए सेम हो जाएगी। और क्योंकि ये नहीं बताया कि वो जो सॉल्यूशन बना हुआ है वो कौन से सॉल्वेंट में बना हुआ है, इसका मतलब हम ये मान के चलेंगे कि सॉल्यूशन बना हुआ है वाटर के अंदर। तो अगर वाटर के अंदर सॉल्यूशन बना है तो उन सभी के लिए Kb की वैल्यू सेम हो जाएगी।
इसका मतलब बात ये निकलती है डेल्टा टीबी की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है आई के। आई मतलब वांट ऑफ फैक्टर, कितने पार्टिकल बनेंगे आफ्टर डिसोसिएशन या आफ्टर एसोसिएशन। अब डेल्टा टीबी का फॉर्मूला होता है टी एस बी माइनस टी नोट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब इस फॉर्मूले में आप ध्यान से देखिएगा, इसे हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जैसे वाटर। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है आई के, तो टी एस बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई के। मतलब कहने का ये निकलता है यहां से, जिस सॉल्यूशन के लिए आई की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। ओके, तो इसका मतलब अगर हम यहां पर चेक करें, इस वाले केस में वांट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू होगी 2, NaOH टूटेगा Na प्लस और OH माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा। बात अब करें हम लोग Na2SO4 की, तो Na2SO4 के लिए आई की वैल्यू हो जाएगी 3। 2 तो बनेंगे यहां पर Na प्लस और 1 बनेगा यहां पर सल्फेट आयन, इसलिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स का नंबर कितना है 3 है, इसीलिए आई की वैल्यू यहां पर 3 हो जाएगी। ऐसे ही अगर बात करते हैं हम लोग अमोनियम नाइट्रेट की, अमोनियम नाइट्रेट में भी आई की वैल्यू 2 होगी, NH4 प्लस NO3 माइनस। सबसे लास्ट वाले केस में KNO3, और KNO3 का मतलब आई की वैल्यू कितनी होगी यहां पर भी 2, K प्लस और NO3 माइनस। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। इन चारों ऑप्शन में मुझे आई की वैल्यू जो ज्यादा दिखाई दे रही है वो यहां दिखाई दे रही है, आई की वैल्यू 3 है। ठीक, तो अगर आई की वैल्यू 3 है, बाकी सब में आई की वैल्यू 2-2 है, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। आई बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, तो इसका मतलब बात हुआ यहां पर ये कि बी ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट है। अच्छा, अगर मैं इसका रिवर्स बात करूं, अगर क्वेश्चन बाय चांस ये आ जाता कि इनमें से किसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, फ्रीजिंग पॉइंट में ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल रिवर्स हो जाता। फ्रीजिंग पॉइंट वाले केस में जिसके लिए आई की वैल्यू सबसे कम, उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। ओके, जब कभी ऐसा कभी क्वेश्चन आएगा तो वहां भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि सीरीज तो चलती रहेगी अब आगे। ठीक है, तो अभी हमने बात की क्वेश्चन नंबर 8 की, MCQ की। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, उस क्वेश्चन नंबर 9 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में कहा द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3। Al2O3 एक इलेक्ट्रोलाइट है, जब उसके अंदर करंट पास किया तो ये पूछा कि हमें 1 मोल एल्यूमिनियम ऑब्टेन करना है, इसके अंदर करंट पास करना है, तो कितना चार्ज या कितनी इलेक्ट्रिसिटी खर्च होगी। देखो, अगर आपको चार्ज कैलकुलेट करना है कि चार्ज पास किया हमने किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, और इस रिडक्शन को करने में, ऑक्सीडेशन करने में कितना चार्ज खर्च होगा, तो चार्ज कैलकुलेट करने का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बता रहा हूं मैं आपको। चार्ज कैलकुलेट करने का डायरेक्ट फॉर्मूला है मोल इनटू चेंज, और चेंज क्या, चेंज इन चार्ज, चेंज इन चार्ज, और इनटू एफ मतलब फैराडे, 1 फैराडे। एक्चुअली चार्ज को हम लोग कूलम में भी मेजर करते हैं और फैराडे में मेजर करते हैं। यहां पर हमें जो आंसर गिवन है वो फैराडे के टर्म में गिवन है, इसका मतलब हम लोग एफ की वैल्यू यहां पर पुट नहीं करेंगे। तो देखो, मोल तो हमारे पास में स्ट्रेंथ 1 है, यहां पर 1 मोल है। अब मेन यहां पर पॉइंट ये निकलता है, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3, उससे हमें एल्यूमिनियम ऑब्टेन होगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड में Al के ऊपर +K3 का चार्ज है। Al + K3 अगर कन्वर्ट होगा Al में, तो उसे 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। इसका मतलब यहां पर चेंज इन चार्ज 3 है। वैल्यू पुट करें, मोल 1 है, चेंज 3 का है, इनटू F, तो इसका मतलब यहां से Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3F। ओके, बिल्कुल सिंपल एक लाइन का आंसर है। तो क्वेश्चन हमारा
इसका आंसर आपका रहेगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 9। सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल। कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा आपका आता है जिसमें चार्ज पूछे कि इस रिएक्शन में होने वाला जो कन्वर्जन है उसके अंदर कितनी इलेक्ट्रिसिटी खर्च होगी, कितना चार्ज खर्च होगा, तो आप लोग इसे इस तरह से सोल्व करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कि इस क्वेश्चन में पूछा यह है, जो इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं केबी, केबी की यूनिट पूछी यहां पर, यूनिट ऑफ केबी। तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला होता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। हमें यहां से केबी की यूनिट निकालनी है, तो केबी इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा टीबी अपॉन एम। ओके, डेल्टा टीबी यहां पर टेम्परेचर में होने वाला चेंज है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट है, तो टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन अगर हम लोग पुट करें यहां पर, और स्मॉल एम को हम लोग बोलते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी की यूनिट होती है मोल पर केजी। ओके, अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो यहां से हो जाएगा केल्विन बचेगा, मोल इनवर्स हो जाएगा और जी केजी हो जाएगा। लिख सकते हैं केल्विन केजी पर मोल। तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन आपको मिलता है तो ऐसा ऑप्शन इसमें सही होगा, केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट बैठता है। ओके, ऐसे ही आप लोग अगर केबी की जगह पर केएफ की यूनिट पूछ ले तो वो भी हम लोग ऐसे ही यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे तो क्या लिखा है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़े इसे क्वेश्चन को, देखेगा। क्वेश्चन नंबर 11 भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, सिंपल सा क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट इनर्ट इलेक्ट्रोड इन ए सेल। कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, उसमें हम लोग दो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। ओके, इलेक्ट्रोड अलग अलग मेटल के हो सकते हैं, अलग अलग सब्सटेंस के बने हो सकते हैं, जैसे कॉपर का इलेक्ट्रोड, जैसे जिंक का इलेक्ट्रोड, जैसे एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोड, जैसे आयरन का इलेक्ट्रोड, जैसे ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड, जैसे प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड, जैसे सिल्वर का इलेक्ट्रोड और स्टेनलेस स्टील का इलेक्ट्रोड। इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है इनर्ट इलेक्ट्रोड के ऊपर, कि इनर्ट इलेक्ट्रोड के लिए किसी सेल में इनमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो देखो, अगर हम बात करें किसी इनर्ट इलेक्ट्रोड की, तो इनर्ट इलेक्ट्रोड की सबसे खास बात यह होती है कि जो सब्सटेंस उसके ऊपर डिपॉजिट होता है वो उस सब्सटेंस के साथ में रिएक्ट नहीं करता। और इनर्ट इलेक्ट्रोड मेनली 3 माने जाते हैं, नंबर 1 ग्रेफाइट, नंबर 2 स्टेनलेस स्टील और नंबर 3 प्लेटिनम। ये केवल सेल के अंदर होने वाली जो रिएक्शन है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शंस होती है, रेडॉक्स रिएक्शन होती है, ये केवल उसे सरफेस प्रोवाइड करते हैं। ओके, उसके अलावा इनका कोई रोल नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं, इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द सेल रिएक्शन। बात सही है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता वो। इट प्रोवाइड सरफेस आइदर फॉर ऑक्सीडेशन और फॉर रिडक्शन। ये भी सही है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रोड है, एक कैथोड है, एक एनोड है। जो कैथोड होगा उसके ऊपर रिडक्शन होगा, जो एनोड है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगा। तो ये केवल सरफेस प्रोवाइड करता है रिएक्शन होने के लिए। इट प्रोवाइड सरफेस फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, क्या ये इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए उन्हें सरफेस प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड सरफेस फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन। ये केवल रेडॉक्स रिएक्शन के लिए सरफेस प्रोवाइड करता है। देखो, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन दोनों एक जैसे हैं। ये कह रहा है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए सरफेस प्रोवाइड करता है, ये कह रहा है कि इट प्रोवाइड सरफेस फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन। दोनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बट इन्होंने पूछा है इनकरेक्ट। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 यहां पर इनकरेक्ट बैठता है। ये इलेक्ट्रॉन फ्लो के लिए सरफेस प्रोवाइड नहीं करता, बिकॉज मेटल है, तो मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वे इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन उसके जो इंटरनल जो ऑर्बिटल्स है उनमें फ्लो होगा। ओके,
तो बात हम लोग करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्यूशन के ऊपर चैप्टर से है। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? लिखा है वैल्यू ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट KH। चार ऑप्शन दे रखे हैं कि टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, नहीं डिपेंड करती, रिमेन कांस्टेंट, क्या है। तो देखो, आपने हेनरी लॉ पढ़ा होगा। हेनरी लॉ में किसी भी गैस का प्रेशर इज इक्वल टू होता है KH इंटू S। S मतलब सोलिबिलिटी। ओके, और ऐसा कहते हैं कि अगर मैं इन दोनों में रिलेशन बनाऊं तो KH की वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन S, मतलब KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोलिबिलिटी। ओके, एक बात आपको यह समझनी है कि KH की वैल्यू सोलिबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है, मतलब जिन गैसेस के लिए KH की वैल्यू कम होती है उन गैसेस के लिए सोलिबिलिटी की वैल्यू ज्यादा होती है। वहीं अगर हम बात करें सोलिबिलिटी, वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है टेम्परेचर की। अगर किसी गैस को, ध्यान रखना है हम यहां पर गैस की बात कर रहे हैं क्योंकि हेनरी लॉ जो दिया गया था वो सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड के लिए दिया गया था। तो कहते हैं कि हाई टेम्परेचर पर कोई भी गैस किसी भी लिक्विड के अंदर, जनरली पानी के अंदर, वाटर के अंदर कम डिसोल्व होती है। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो गैस की सोलिबिलिटी वाटर के अंदर कम हो जाएगी। यही कारण है ठंडे पानी में ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा होती है और गर्म पानी में ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होती है। इसके ऊपर बोर्ड में क्वेश्चन भी आता है कि व्हाई एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर एज कंपेयर टू हॉट वाटर। तो इसका आंसर यही है कि इन कोल्ड वाटर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज मोर। ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा होती है ठंडे पानी के अंदर, गर्म पानी के अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो जाती है, इसलिए ठंडे पानी में एक्वेटिक एनिमल ज्यादा अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं। इन दोनों रिलेशन से यह पता लगता है कि KH की वैल्यू इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है और S की वैल्यू इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। इसका मतलब KH की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है टेम्परेचर के, मतलब टेम्परेचर के बढ़ने पर KH की वैल्यू बढ़ेगी। तो इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, रिमेन कांस्टेंट, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। ऑप्शन तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट इसका फर्स्ट ही बैठता है कि KH की वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। टेम्परेचर बढ़ने पर KH की वैल्यू बढ़ जाती है। ओके, तो ये शुरू के जो 12 क्वेश्चन है ये तो है ऑब्जेक्टिव टाइप, MCQ टाइप। अब जो 4 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो असरेशन रीजन के मिलेंगे। हमारा एक सेक्शन 16 मार्क्स का कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग बाकी बचे हुए 4 क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। देखो, पहली बात तो यहां पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है कि बोथ असरेशन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असरेशन। ओके, पहला जो ऑप्शन है वो इस बात को इंडिकेट करता है। बी, बोथ असरेशन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असरेशन ए। और उसके बाद में सी, असरेशन ए इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। उसके बाद असरेशन ए इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो 1 बाय 1 करके एक एक को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम लोग 13 की। 13 क्वेश्चन में लिखा है, अगर हम बात करें 13 क्वेश्चन में असरेशन की, कंडक्टिविटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन। कंडक्टिविटी मतलब वैल्यू ऑफ कापा। अगर हम कापा की बात करें, कंडक्टिविटी की वैल्यू डिक्रीज होती है डाइल्यूशन करने पर। डाइल्यूशन मींस वाटर ऐड करने पर। वाटर ऐड करने पर वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा, पर यूनिट वॉल्यूम आयंस का नंबर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। बिकॉज कापा की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, ऐसे तो रीजन दे रखा है ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम आर डिक्रीज। इसका मतलब असरेशन भी सही है, रीजन भी सही है, और ये जो रीजन है ये असरेशन को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर रहा है। इसका मतलब 13 क्वेश्चन का आंसर ए है, मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट है इसके लिए। बात हम लोग करते हैं 14 क्वेश्चन की।
असरेशन में क्या लिखा हुआ है? मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इन लिक्विड स्टेट चेंजेस विद टेम्परेचर। बिल्कुल, मोलरिटी टेम्परेचर चेंज होने पर चेंज होती है। कारण कहते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ओके, और अगर टेम्परेचर घटता है तो वॉल्यूम भी घटेगा। बट मोलरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है वॉल्यूम के। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो मोलरिटी कम हो जाएगी, और अगर वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो मोलरिटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि मोलरिटी के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। यही बात लिखी है यहां पर, मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इन लिक्विड स्टेट चेंज विद टेम्परेचर। ठीक है, रीजन क्या दे रखा है? द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। इसका मतलब यह हुआ कि असरेशन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ओके, पूरा पूरा प्रूफ कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर भी ए है। ओके, ये दो हो गए। इसके बाद में हम लोग चलते हैं 15th क्वेश्चन की तरफ, और 15th क्वेश्चन में लिखा है, ध्यान से पढ़े हम लोग, कि कॉपर सल्फेट कैन बी स्टोर्ड इन जिंक वेसल। कॉपर सल्फेट को हम लोग जिंक के कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। ओके, और रीजन दे रखा है, जिंक इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, तो देखो, कॉपर सल्फेट को हम जिंक के कंटेनर में स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि जिस मेटल के कंटेनर में हम किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को स्टोर कर सकते हैं, वो मेटल का जो कंटेनर है वो मेटल लेस रिएक्टिव होना चाहिए, कम रिएक्टिव होना चाहिए। ठीक, तो हम लोग उसे स्टोर तो नहीं कर सकते। ठीक है, अब जिंक इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक कॉपर से कम रिएक्टिव नहीं है, जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। ओके, तो इस क्वेश्चन में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये रह गई कि जो हमारे पास ऑप्शन है, उन ऑप्शन से ये जो असरेशन रीजन है वो सोल्व नहीं हो पाएंगे, बिकॉज ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, दोनों के दोनों फॉल्स हैं, और दोनों के दोनों फॉल्स वाला हमारे जो ऑप्शन दे रखे हैं 4, उनमें कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब आप इसे थोड़ा सा अलग तरह सोल्व करें कि ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है। ओके, तो आप इसे थोड़ा सा इस तरह सोल्व करेंगे, मतलब हमारे ऑप्शन में इस तरह कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा। ओके, मुझे उम्मीद है आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। असर्शन, व्हेन NaCl इज एडेड टू वाटर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व। सही है, बिल्कुल, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट होगा जब NaCl को हम लोग पानी में ऐड करते हैं, तो पानी में ऐड करने पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर इफेक्ट करेगा, क्योंकि NaCl के लिए I की वैल्यू कितनी होती है? 2। डिसोसिएट होगा पानी के अंदर। रीजन दे रखा है इसका, द लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कॉज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बिल्कुल, जैसे ही NaCl को हम लोग वाटर के अंदर ऐड करेंगे तो जो वेपर प्रेशर है उसके अंदर कमी आ जाएगी। वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट उसका डिप्रेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, तो इस बात को आपको ऐसा समझना है, मतलब कहने का यह हुआ कि असरेशन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन इसके करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है इस चीज को। तो यहां भी ऑप्शन नंबर हमारा ए मैच करता है। ओके, तो कुल मिलाकर स्टूडेंट ये हमारे 16 क्वेश्चन हुए, और ये 16 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बोर्ड के रिसेंट पैटर्न पर बेस्ड है। इनमें से कुछ क्वेश्चन PYQ भी हैं जो पिछले कुछ सालों में बोर्ड में आ भी रखे हैं, और बिल्कुल टू द पॉइंट NCERT बेस्ड है। अगर आप इनमें से हर एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे तो आपको हर एक क्वेश्चन NCERT में देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं NCERT एग्जाम्पलर भी इस चीज को प्रूव करती है कि ये क्वेश्चन वहां से भी मैच करते हैं। आपको ध्यान ये रखना है, 2025 का जो भी बोर्ड के बच्चे बोर्ड का एग्जाम देंगे, आपको बस 2 ही चीजें फॉलो करनी है। एक तो NCERT जो बोर्ड के द्वारा रिकमेंड करी जाती है, और एक NCERT एग्जाम्पलर। ओके, अगर ये दोनों की दोनों बुक्स, टेक्स्ट बुक और ये MCQ वाली बुक, ये दोनों की दोनों बुक्स आपने अगर अच्छे से ग्रिप करी, अगर अच्छे से पढ़ा, अच्छे से नोट्स बनाए इनके,
ठीक है। साथ साथ आप हमारा चैनल देखते रहिएगा, आपको रेगुलर इसकी वीडियोस मिलेंगी और नोट्स भी आपको मिलेंगे। तो आप टू द पॉइंट चीजों को नोट करते जाइएगा और एक एक करके सारी चीजों को आप लोग नोट करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो आने वाले जितना भी टाइम बोर्ड के एग्जाम के लिए बचा हुआ है, 2 महीने 2.5 महीने, तो आप लोग अच्छे से हमारे नोट्स, हमारे क्वेश्चन पेपर और जो टेस्ट पेपर है उन्हें सोल्व करिएगा। हम उम्मीद करेंगे आपको ये बेनिफिशियल होंगे। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे। सेक्शन भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा और मुझे लगता है कि एक सेक्शन सोल्व करना आपके लिए सुटेबल रहेगा। एक सेक्शन ये सोल्व हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको सेक्शन बी और सेक्शन 3 कोशिश करेंगे दोनों हो जाए कवर, वो करेंगे। आज के लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। और अगर आपको नोट्स बनाने हैं, नोट्स लिखने हैं प्रॉपर, तो वीडियो को पॉज कर करके आपको देखें और वीडियो को आप लोग अच्छे से शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दूर दूर तक अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, जिससे कि सभी बोर्ड एग्जाम देने वाले जो स्टूडेंट हैं उन बच्चों का सबका इसमें फायदा हो। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।